चलिए आज की बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की। तो देखिए मध्य पुरा पाषाण काल की जहाँ तक बात करते हैं तो इसके काल खंड की बात करते हैं तो इसके काल का जो विभाजन किया गया है 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है। अब देखिए इनके इस समय जैसे मध्य पुरा पाषाण काल में लोग जो पत्थरों का उपयोग कर रहे थे तो वो कौन से पत्थरों का उपयोग करते थे? जैस्पर है, चार्ट है, फ्लिंट है। यहाँ पर जो संस्कृति थी या जो फलकों का प्रयोग होने लगा था, एक औजार जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता एक फलक की तरीके से, ठीक है। औजारों में कौन कौन से है कि जैसे औजार कौन कौन से हमें मिलते थे, जैसे खुरचनी है, एक ब्लेड के आकार का, किनारा धारदार होता था और पेड़ की खाल छीलने या अन्य चीज़ों को छीलने के काम आता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, इसको खुरचनी कहा जाता था। जैसे हम लोग खुरचते नहीं किसी चीज़ को या उसकी खाल को निकालते हैं तो वो खुरचनी कहा करती थी। बेधनी क्या है? देखिए बेधनी की भी हमें औजार प्राप्ति मध्य पुरा पाषाण काल में होती है, ये और लगभग उसमें आती है। बेधनी जो है दोनों सिरों की घिसाई की जाती थी, आगे का भाग पतला रहता था और नुकीला रहता था कि जैसे ये पोर्शन है ये वाला घिसाई की जाती थी और ये आगे का पोर्शन बिल्कुल पतला रहता था, नुकीला रहता था, ठीक है। तो ये आपकी बेधनी। तक्षणी ये भी ब्लेड के समान ही रहती थी, लेकिन इसमें क्या इसकी विशेषताएं थी कि नक्काशी के लिए, जैसे नक्काशी की जाती है पत्थरों पर और हड्डियों पर, तो उसके लिए तक्षणी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। औजार जैसे कुछ औजार की प्राप्ति हमें नेवासा से हुई है, महाराष्ट्र में एक स्थान है नेवासा, तो यहाँ से प्राप्ति हुई है। और कुछ मीठे जल स्रोत भी हमें राजस्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं आपकी उच्च आपका मध्य पुरा पाषाण काल की। और अगली जो चीज़ें हैं उच्च पुरा पाषाण काल की, तो ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है और यहीं से आधुनिक मानव जिसको कहा जाता है होमो सेपियंस का उदय यही इसी काल से माना जाता है। उपकरणों की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो उपकरणों में कौन कौन से हैं? ब्लेड उपकरण का उपयोग किया जाता है, पतला और सकरा होता था, दोनों किनारों पर समानांतर होता था, ठीक है। इसमें अस्थि उपकरणों का प्रयोग भी किया गया है। और इसके जैसे आंध्र प्रदेश है, भीमबेटका से नीले रंग के पाषाण खंड हमें प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश से हमें फलकों और तक्षणियों का प्रयोग हमें दिखाई देता है और उत्खनन से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो ये उच्च पुरा पाषाण काल में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से किस तरीके से मिली, उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अब देखिए अगले जो खंड है तो वह है आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है। अभी तक हम लोग पूरा पाषाण की बात कर रहे थे, अब हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए जो कालखंड है, कालखंड 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ध्यान रखिएगा पूरा पाषाण, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूरा पाषाण से लेके नव पाषाण के बीच का यह संक्रमण काल माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन स्टेट माना जाता है। यहाँ के औजारों की जहाँ तक बात करते हैं तो औजारों में पत्थरों के औजार ही हमें प्राप्त होते हैं और जिनको हम सूक्ष्म पाषाण भी कहते हैं, जिनमें कि जैसे हड्डी है और सींग है, इनके उपकरण हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। ब्लेड की बात कर लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई से दुगनी होती थी, काटने में काम आता था। क्रोड की बात कर लेते हैं, बेलनाकार होता था। नुकीला औजार एक अलग चीज़ होती थी जो टूटा तिकोना ब्लेड के आकार का होता था। त्रिकोण क्या था? त्रिकोण भी प्राप्ति होती है आपके, ठीक है। मध्य पाषाण काल से एक सिरा आधार जो है एक सिरा रहता था और आधार सिरे को धारदार बनाया जाता था। नवचंद्राकार और समलम औजार, तो ये इतने प्रकार के औजार हमें प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल से। जीवन शैली की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए इस समय मृदभाण का लोग निर्माण करने लगे थे। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करने की जो विधि है उनको जानकारी हो चुकी थी। भाई कहीं ना कहीं चीज़ें जब समाज में परिवर्तन होता है और धीरे धीरे परिवर्तन के फलस्वरूप चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं और पत्थर की गुफाओं जैसे लोग जो है अब पत्थर की गुफाओं की दीवारों पर चित्र के माध्यम से चित्रों के द्वारा नक्काशी करने लगे, ठीक है, चित्र उकेरने लगे। शिकार बहुत से पशुओं द्वारा मिलकर शिकार बहुत से पशुओं द्वारा मिलकर किया जाता था। ये चीज़ें जैसे दिखाई गई हैं
चित्रकारी में बहुत सारे शिकार करते हुए पशुओं के दिखाए गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जीवन के प्रत्येक पहलू की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ से मध्य पाषाण काल से यौन क्रिया, जन्म, बच्चों का पालन पोषण, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मध्य पाषाण के, जब हम लोग जीवन शैली पर बात करते हैं तो उससे हमें मिलती हैं। ठीक है, प्रत्येक जीवन मतलब जो भाई कहीं ना कहीं जो पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है, जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जो चित्र हैं, चित्रांकन जो किया गया है, उसके माध्यम से हमें चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, शव को दफनाने की क्रिया। तो यह एक धार्मिक तत्व था कि भाई शव को दफनाने की क्रिया भी लोग जान चुके थे, किस तरीके से दफनाना है, नहीं दफनाना है। तो इन चीज़ों की जानकारी जो है लोगों को हो चुकी थी, और एक धार्मिक तत्व भी हमें मध्य पाषाण काल में दिखाई पड़ता है। अब देखिए मध्य पाषाण काल के स्थल खंडों को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य जो है बागौर का एक स्थान है, राजस्थान का एक स्थान है बागौर, तो वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, गुजरात से हमें रेत के ठोस टीलों के स्थल प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। आदमगढ़, ध्यान रखिएगा, आदमगढ़ जो है आपका एमपी में ही, ये गलत लग गया है। आदमगढ़ जो आपका पोर्शन है, ठीक है, एमपी में है, ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है एमपी में। आदमगढ़ में, ठीक है, आदमगढ़ से हमें 2500 सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और ऊपर अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या क्या हमें मध्य पाषाण काल की क्या क्या चीज़ें और किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो देखिए चौपानी मांडा इलाहाबाद के पास में है, यहाँ मृदभाण के उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य हमें चौपानी मांडा से मिलते हैं। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश में कई बार पूछा गया है। सराय नहराए प्रतापगढ़ में है, और यहाँ से हमें नरकंकाल मिले हैं, स्तंभ गर्द के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दमदमा एक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, दमदमा प्रतापगढ़ के ही में है, और जो आपका सराय नहरा है उसी के निकट है। देखिए हड्डियों के आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं, 21 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं, पशु पक्षियों की हड्डियां मिली हैं, और गर्त चूल्हे मिले हैं, ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, दमदमा से प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश का ही प्रतापगढ़ में ही एक जिला है महदहा, तो जिला नहीं है, स्थान है महदहा। से महदहा प्रतापगढ़ से हमें मृग श्रृंग के छल्ले प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं, स्तंभ गर्द प्राप्त हुए हैं, स्त्री पुरुष के जो आपका युगल समाधान की प्राप्ति जो है वो आपका महदहा से ही प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश का एक स्थान है मिर्जापुर में लेखरिया, तो यहाँ से 17 नरकंकाल की भी प्राप्ति हुई है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। कर्नाटक की बात देख लेते हैं, कर्नाटक से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो रोमन लिपि के डी आकार के तिरछे तीर फलकों का उत्पादन उस समय हो चुका था, और इन्हीं की प्राप्ति हमें इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। सूक्ष्म औजार, देखिए सूक्ष्म औजार लगभग मोस्टली सभी जगहों से प्राप्त होते हैं, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए अगले जो काल है नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल को अब हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए काल जो माना जाता है, इसका काल कब से कब तक है, तो 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व, कहीं पर 9,000 है, कहीं पर 10,000 है। तो अलग अलग हिस्टोरियन जो है अलग अलग काल को अपनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है विभाजन करते हैं। नवपाषाण काल की जहाँ तक बात करते हैं, तो देखिए इस समय कृषि कार्य और पशुओं का पालना, मृदभाण बनाना, ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। औजार जो होते थे नवपाषाण काल के, तो ये स्लेट से बने होते थे। ठीक है, शरीर को ढकना, ध्यान रखिएगा, मनुष्य जो था, जो इंसान था, उसने शरीर को ढकना सीख लिया था। वो चाहे ढके पशुओं के चमड़े से ढके, या पत्तों से ढके, या छालों का प्रयोग करे, तो ये शरीर को ढकना मनुष्य सीख चुका था नवपाषाण काल में। वस्त्र निर्माण शुरू कर चुका था, वस्त्रों को रंगने की शुरुआत हो चुकी थी। अब सोच के देखिए कि मनुष्य किस तरीके से इसका विकास हो रहा है। मनुष्य को समझ में आता है कि हाँ भाई हमें कपड़ा पहनना चाहिए, और किस तरीके से वह पत्तों और पशुओं के चमड़े से वह अपने
शरीर को ढकते हैं, और वस्त्र निर्माण भी अब धीरे धीरे शुरू हो रहा होता है, वस्त्रों को रंगने की भी शुरुआत हो गई होती है। अब देखिए अग्नि की जहाँ तक जानकारी है तो अग्नि की जानकारी रहती है इनको, और ये लोग क्या करते हैं, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं। मनोरंजन में क्या है, मनोरंजन में जहाँ तक बात की जाती है तो नृत्य, गायन, आखेट ये सारे कार्य करते थे। भीमबेटका की जो गुफा है, तो भीमबेटका की गुफा के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि कला के प्रति इनकी रुचि कैसी थी। अंत्येष्टि का जो संस्कार है, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार को भी ये लोग कर रहे थे। और फसलें उत्पादन की जहाँ तक बात करते हैं तो गेहूँ, जौ, रागी उगाते थे। इनके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं अभी मैप के माध्यम से बेहतर तरीके से देखेंगे। तो देखिए इसमें जो पशुपालन करते थे लोग, लेकिन व्यवसाय के रूप में नहीं करते थे। कहने का मतलब यह है कि आप उसको एक प्रोफेशन के तौर पर नहीं करते थे कि भाई हम एक व्यापार की तरीके से करें, तो ये एक व्यवसाय नहीं था, बस पशुपालन ऐसे ही नॉर्मली अपने दैनिक उपयोग हेतु किया जाता था। और एक चिरांद जगह है, चिरांद सारण बिहार में है, तो यहाँ से हमें मृग श्रृंग के छल्ले प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं नवपाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं, कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं हम लोग। बलूचिस्तान में देखिए, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। नवपाषाण काल विकास जो है, नवपाषाण विकास का काल से लेके हड़प्पा काल तक के चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं नवपाषाण काल स्थल की। और तांबा गलाने का प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, तांबा गलाने के प्रमाण भी मेहरगढ़ से हमें प्राप्त होते हैं। अगला स्थल कौन सा है, जम्मू कश्मीर का है, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से गर्द के आवास मिलते हैं। कई बार यह प्रश्न भी पूछा गया है यूपीपीसीएस पीटी में और मेंस में। देखिए बुर्ज होम से और क्या है, एक ही कब्र से मालिक एवं कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण भी हमें मिलता है। देखिए बुर्ज होम की जो खोज की थी टेरा एवं पीटरसन ने करी थी। और गुफराल एक जगह है, ध्यान रखिए गुफराल जो जगह है तो ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। अब गुफराल का क्या अर्थ होता है, कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा इसको कहा जाता है। और कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य हमें गुफराल से प्राप्त होते हैं। अगली चीज क्या है, इलाहाबाद में देखिए एक जगह है कोल्डीवा, ठीक है, इलाहाबाद के पास में कोल्डीवा एक जगह है, बेलन घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर धान उगाने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य भी विश्व और भारत दोनों में प्रथम पर है। सर्वप्रथम यहीं से चावल की खेती के प्रमाण हमें मिलते हैं 6500 ईसा पूर्व के। लेकिन अब एक स्थल और मिल गया है, यूपी का ही है, ठीक है, तो यह आपका लहुरा देव है, जहाँ से अभी हाल ही में शोधों से पता लगा है कि लहुरा देव में 8000 ईसा पूर्व के चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, महगरा। तो महगरा भी आपका इलाहाबाद में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है हमें, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त होती हैं, पशु बाड़ा भी प्राप्त होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हम प्राप्त स्थल होते हैं तो इनके आधार पर ही अब आइडिया लगाते हैं कि उस काल में लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, ठीक है, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरीके से लोग रहते थे, कौन कौन से पशुओं और कौन कौन सी फसलों को उगाते थे, किस तरीके से उनकी रुचि थी, किन किन में रुचि थी, चित्रकारी में, चित्रकला में, किस तरीके से। पशु बाड़ा भी हमें प्राप्त हुआ है महगरा से। जौ की खेती के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और देखिए एक जगह है चौपानी मांडा, तो यहाँ से पूरा पाषाण से लेकर नवपाषाण तक के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, चीज़ें पता लगती हैं, इलाहाबाद में है। और यह सूक्ष्म पाषाण जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो होते हैं तो वो प्राप्त हुए हैं। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो भी आपके चौपानी मांडा से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए
एक बार में ही जैसे आपका प्री कम मेंस के लिए बेहतर तरीके से बने बनाए नोट्स, जिसका आप बस केवल रिवीजन कर लीजिए, सारी की सारी चीज़ें वापस रिकॉल हो जाएंगी। अच्छे से आप लोग इन चीज़ों को रटते रहिए और पढ़ते रहिए।